हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड वर्किंग टीचर पर। और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हमने पहला टॉपिक शुरू किया है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये उसकी सेकंड क्लास है। तो वही पिछली क्लास में जो चीज़ें देखी थी हमने, उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने 4-5 कॉन्सेप्ट सीखे थे, और यहाँ से भी ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सीखते जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है 2a = 3b = 5c। तीनों चीज़ें आपस में बराबर है और आपको बताना ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, आंसर देने के लिए तो मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चीज़ हम सिखाएंगे थोड़ा सा बाद में। पहले सिखाते हैं आपको सब्जेक्टिव तरीके से। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा 2a = 3b = 5c। देखिए, सब्जेक्टिव में क्या होता है बेटा, जब भी कोई तीन चीजें आपस में बराबर हो, तो उसको हम मान लेते हैं किसी भी कांस्टेंट के बराबर। ये पता नहीं तीनों की तीनों बराबर है, लेकिन किसी एक चीज के तो बराबर होगी, तो वो जो जिसके बराबर होगी उसको हमने मान लिया कांस्टेंट के। फिर एक एक करके इनको, ये जो वेरिएबल वाली चीजें हैं ए बी सी, इनको इस कांस्टेंट के बराबर रखते हैं। जैसे पहले इसको इसके बराबर रखा तो 2a = k, ए की वैल्यू आ गई k/2। ऐसे ही फिर b वाली वैल्यू को रखेंगे कांस्टेंट के बराबर, pb = k, तो b की वैल्यू आ गई k/3। ऐसे ही थर्ड 5c बराबर है कांस्टेंट k के, तो c की वैल्यू आ गई k/5। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारे पास आ गई k/2 रेशियो, b की वैल्यू आ गई k/3 रेशियो, c की वैल्यू आ गई k/5। जब ऐसा करते हैं तो k से कांस्टेंट k कट जाते हैं सारे रेशियो में, और वैल्यू बचती है 1/2, 1/3 और 1/5। अब यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके सामने कि तीन रेशियोज है, लेकिन वो तीनों के तीनों किस में है, फ्रैक्शन में है, अटे बटे में है। अब इस फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में। तो उसके लिए तरीका होता है कि जब नीचे वाली जो टर्म्स होती है, इनका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम अब जब लेंगे 2 का, 3 का और 5 का, तो वो आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा भाई, 30। ठीक है, तो इनका एलसीएम 30 आया। अब ये जो एलसीएम 30 आता है, इससे तीनों रेशियोज को गुना कर दो। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 30 से तीनों रेशियोज को, तो काटने पर मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, 3 से 5 से काटेंगे तो 6, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा ए बी सी की वैल्यूज। तो यहाँ से देखने पे पता चला कि हमारा आंसर क्या आ गया है, डी आ गया है, 15, 10 और 6। तो ये था पहला तरीका, जो पूरी तरीके से क्या था, सब्जेक्टिव था। ठीक है, पूरे तरीके से सब्जेक्टिव, जिसमें आपने कुछ नहीं किया। अब देखो, सब्जेक्टिव जो चीजें होती है ना बेटा, इन्हीं से क्या बनते हैं, हमारे ट्रिक्स बनते हैं, इन्हीं से हमारे शॉर्टकट्स बनते हैं। तो अगर मैं देखूं कि यार ये के बराबर मानना ही है, किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर मानना है ना, तो दूसरा तरीका क्या हुआ, इसको छोटा करके कि आप 2, 3 और 5 इन तीनों का कोई ना कोई क्या मान लो, जो मल्टीपल होता है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम जो तीनों के पाड़े में आए। तो आप कहोगे सर वो चीज तो एलसीएम होती है। तो 2a, 3b और 5c इसके इक्वल मैं मान लेता हूं, इनका एलसीएम कितना आया था, 30। कि भाई 30 के बराबर मान लेता हूं तीनों वैल्यूज को। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपने सब्जेक्टिव सीख लिया है, तो अब आपको इससे ट्रिक बनानी आनी चाहिए। तो ट्रिक क्या थी कि लास्ट में जाके जब हमें पता चला कि 2 अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर, 5 अपनी जगह पर, तीनों यहाँ थे, तो फिर हमने एलसीएम से इनको क्या किया है, ऊपर मल्टीप्लाई किया है। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा इस के की जगह क्या मान लूं, ये एलसीएम ही मान लूं। जैसे ही मैंने माना तो ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे सर इसको इसको बराबर रखते हैं, तो 2 से कटने पर ये 15 पे कटेगा, ए की वैल्यू आ गई 15 रेशियो। बी की वैल्यू क्या आएगी, बोला सर इसको इसको बराबर करेंगे तो 3 से कट जाएगा 30 कितने पर, 10 पर, ये होगी बी की वैल्यू। और जब 5 सी को इसके बराबर रखेंगे तो काटने पर सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 5 से कटेगा 36 पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस वाले तरीके में आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही छोटा हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि आप इस चीज को मुंह जबानी भी कर सकते हो कि आपको डायरेक्ट इनके एलसीएम को मान लेना इनके बराबर, और फिर काट दो तो आपके पास क्या आ जाती है, ए बी सी की वैल्यूज आ जाती है। ठीक है,
तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, जिसके द्वारा हमने, दोनों ही मेथड हमारे सब्जेक्टिव मेथड है ना, एक में हमने कांस्टेंट के माना और एक में हमने कांस्टेंट किसी टर्म को मान लिया है। टर्म को ध्यान रखना, हमेशा एलसीएम मानना है, जो भी ये 3 टर्म्स होते हैं इनके एलसीएम को मानना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कैसे करें। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि यार 2 टर्म को उठा लो आप किसी भी, जैसे 2a बराबर है 3b, तो मैंने सिर्फ इसी को उठाया, 2a इक्वल्स टू 3b। और ऑप्शंस में मुझे पता है कि पहले वैल्यू किसकी है, a और b की है, तो मैं उठा के क्या करता हूं कि ये जो a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ये इनकी जगह पुट करता हूं, a और b की जगह। अगर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ जाती है तो इसका मतलब वही आंसर है मेरा। तो जैसे a की वैल्यू आपने 2 रखी, तो यहाँ पर 2 रखूंगा तो 2 2 जार 4, और b की वैल्यू 3 थी यहाँ पर, तो b की वैल्यू जब मैंने 3 रखी यहाँ, तो 3 3 जार 9। तो ये क्या बराबर आया, नहीं आया, तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है ना। अभी हमने आंसर तो निकाल रखा है, तो हम देख सकते हैं कि इस ऑप्शन को उठाएंगे तो क्या बराबर आएगा। तो हमने जैसे ही रखा 2a की जगह क्या रखा हमने 15 बराबर 3b की जगह रखा हमने 10, तो 2 15 जार 30 और 3 10 जार 30, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। इसका मतलब क्या था, ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही था। हाँ, बाकियों को भी चेक करना जरूरी है, कभी पता चले कि यार a और b की वैल्यू तो क्या है, 2 ऑप्शनों में सही आई हो, ठीक है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। क्या और कोई तरीका बन सकता है, हाँ बन सकता है। जैसे अब आपने 2a और इसको जरा बराबर रखते हैं 3b के, तो a और b की वैल्यूज कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इनको सीधा किया, तो क्या हो जाएगा, ये a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। तो अगर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 है, तो हमें ऑप्शंस में देखना है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, जबकि मेरे यहाँ ऑप्शन में इसमें कितनी सी वैल्यू 3, तो ये आंसर गलत है। यहाँ a की वैल्यू 5 b की 3 है, कट नहीं सकते, a की वैल्यू 5 तो नहीं आ रखी, तो ये भी गलत है। यहाँ काटते हैं तो इसको कितना आएगा, 2 से काटते हैं तो ये आएगा 3, और 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 5, तो 3:5 आई a और b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 3 2 है, तो ये भी गलत। यहाँ काटते हैं तो हम कहेंगे 5 से काटेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3 और 2 रेशियो आया a और b का, हाँ बिल्कुल आ गया, a और b का रेशियो 3 2 ही आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल सही आंसर था। तो एक ही क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर सब्जेक्टिव से। देखिए प्योर सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसी से कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसी का लास्ट 2 स्टेप या 3 स्टेप उठा लो तो आपके एक छोटा ट्रिक बन जाती है, शॉर्टकट बन जाता है। और तीसरा जो था ये था हमारे ऑप्शन मेथड्स, ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। ये सवाल में जब ऑप्शंस दिखते हैं तभी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम पर्पज से तो ये ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट होता है, लेकिन सब्जेक्टिव भी आना जरूरी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला था, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, प्योर सब्जेक्टिव से तो नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा इसको हमने जो चीजें सीखी है उनसे करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार इनका एलसीएम लेना तो महाभारत है ना, क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 × 11 × 7, तब एलसीएम आएगा। और जबकि मेरे पास ऑप्शंस है, अगर मेरे पास ऑप्शंस है तो क्यों ना मैं ऑप्शंस का यूज करूं, क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्टिव मेथड से निकालने जाओगे तो एटलीस्ट 3 से 4 मिनट आप क्वेश्चन में लगा दोगे। जबकि अगर ऑप्शन सामने है तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट क्या कहता है कि इनमें क्या होता है, ए की वैल्यू यही रहती है, बी की वैल्यू इधर वाली आ जाती है ना। देखिए जरा 6 a = 11b, तो ए यही रखा, बी को मैं नीचे ले आया, सॉरी ए यही रखा है, बी को मैं नीचे ले आया, इधर 11 था, 6 को मैं नीचे ले आया। तो कुल मिला के ये समझ में आया, ए की वैल्यू यही होती है जो सामने है, बी की वैल्यू वो होती है जो बी के सामने है, ठीक है। ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 11, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है 6। अब ऑप्शंस में देख लो आप, ए की वैल्यू 11 आए तो 11 के टेबल में तो भैया वही चीजें आती है जो डबल आते रिपीट होती है, जैसे ये है ना, ये तो किसी का 11 पे नहीं बन सकता, ये भी किसी का 11 पे नहीं बन सकता। तो यहाँ 11 बन सकता है कब, जब हम 6 से काटेंगे, तो ये आ गया 11 और 6 से काटा तो ये कितना आया 6 7 जार, तो 11:7 वैल्यू आ गई ए और बी की। तो क्या हमारी थी, तो सर 11 तो था लेकिन नीचे 6 था, यहाँ 7 आया, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसको देखते हैं तो 7 से काटा 11 पर, 7 से काटा इसको, तो ये 7 से गया 6 पर, तो 11:6, बिल्कुल 11:6 मेरा आंसर आ गया। तो यही मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर ऑप्शन मेथड आप लगाते हो तो चीजें जल्दी हो जाती है। बाकी सब्जेक्टिव मेथड से भी होता तो जरूर ना, लेकिन क्या करना पड़ता।
6A इज इक्वल टू 11B इज इक्वल टू 7C। तो अब आप कहोगे सर तीनों नंबर प्राइम है, तीनों प्राइम मतलब प्राइम तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे, तो मुझे जब इसके बराबर एलसीएम मानना है तो जरूरी थोड़ी ना मानना है, क्योंकि आपको ये पता है पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी, है ना, और अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी 6 इंटू 11 इंटू 7, तो मुझे जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है 6 से तो 6 कटेगा ही, तो क्या बच गया। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू में ए नहीं आएगा, तो बी और सी के साथ जो चीजें वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 11 7 77। बी की वैल्यू में क्या होगा, तो सर बी की वैल्यू में बी तो आएगा नहीं, तो ए और सी की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 6 इंटू 7 42। सी की वैल्यूज में सी तो आएगा नहीं, यानी कि ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 11, 6 11 66। तो ये मेरा रेशियो आ गया सीधा सीधा 77 42 और 66, जो कि बी ऑप्शन ही मेरा था। तो यहां से क्या सीखा कि सर ये तो आपने और छोटा कर दिया चीजों को, कि 6A इक्वल्स टू 11, B इक्वल्स टू 7C। अगर हमें एलसीएम लेना और तीनों नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के पहाड़े में बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं आता इन तीनों में, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखने के लिए ए की वैल्यू क्या आएगी कि जो बी के साथ वैल्यू और सी के साथ वैल्यू है उसकी गुणा, बी की वैल्यू क्या आएगी जो सी और ए के साथ है उसकी गुणा, और सी की वैल्यू क्या आएगी जो ए और बी के साथ है उसकी गुणा। तो ए के साथ ए नहीं लेना, तो बी और सी की वैल्यू 11 7 77, बी की वैल्यू के लिए बी की वैल्यू को नहीं लेना, तो 6 7 42, और सी की वैल्यू के लिए सी को नहीं लेना, 11 6 66। तो एक और आपने क्या सीख लिया, ऐसे क्वेश्चनों को सीधा करने का तरीका सीख लिया। तो भाई 3-4 तरीके मैंने सिखा दिए 2 क्वेश्चनों के माध्यम से। अब देखिए ध्यान रखना इस बात का, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं तरीके सिखा रहा हूँ। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, इन सारे तरीकों को अलग से डिफाइन करके लिखो और फिर इनको प्रैक्टिस करो। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि यार एक होता है बेसिक चीज क्यों साथ रखनी है, क्योंकि यहाँ काम नहीं कर रही, यहाँ तो बहुत सारे तरीके छोटा बनाने के, है ना, लेकिन बेसिक्स काम करेंगे जब हमारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आएंगे तब, तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमें आना चाहिए। और छोटा क्वेश्चन दिखे सीधा सीधा एबीसी की वैल्यू वाला, तो उसमें हमेशा ऑप्शन मेथड को हिट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पिछले क्वेश्चन में तो ऊपर की वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा अटे बटे वाली चीजें आ गई। 2/3a इक्वल्स टू 5/7b इक्वल्स टू 6/11c। अब हम क्या माने, क्या करें, तो देखिए कांस्टेंट मान के तो आप हर चीज से पार निकल जाओगे, लेकिन यहाँ कांस्टेंट में भी वैल्यूज अटे बटे में आएंगी, फिर उसको क्या करना है, वही एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा ही क्या मान लूं, यहाँ पर इनके एलसीएम को यहाँ मान लूं। अब आप देखिए एलसीएम क्या आएगा 2, क्योंकि एलसीएम कौन सी चीज का लेना है, नीचे वालों का नहीं लेना यहाँ, क्योंकि यहाँ से आपका रेशियो बनेगा, ठीक है। या सब्जेक्टिव एक बार मैं करके ही दिखाता हूँ, पहले के मान लिया, तो इसको जब बराबर करूंगा इसके, तो ये वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू के अपॉन में 2। जब बी की वैल्यू निकालूंगा तो 7 जाएगा उस तरफ, तो 7 इंटू के अपॉन में 5, यानी कि इस तरीके से। सी की वैल्यू आएगी 11 इंटू के अपॉन में ये 6। तो ये जो वैल्यूज आ गई, तो आपको पता है के तो कट जाना है सब में, तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 3:2, 7:5 और 11:6। अब हम कैसे सही करें इसको, तो आपने कहा था सर नीचे वालों का एलसीएम लो, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था वहां ये नीचे वाली चीजें ऊपर होती है, और इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऊपर वालों का ही क्या कहा था, एलसीएम लिया था। यहाँ भी मुझे क्या करना है, ऊपर वालों का एलसीएम मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान सकता था, है ना। अभी तो यहाँ नीचे करते हैं, चलो 3 5 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 के टेबल में 6 आता है, तो 6 और 5 एक दूसरे के नहीं आता, तो 6 5 30 आएगा एलसीएम इनका। तो 30 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले ही 3 था वहां अपॉन में 2, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई, तो करेंगे तो ये गया 15 पर, 15 3 45, 5 से काट दिया 6 पर, 6 7 42, 6 से काट दिया 5 पर, 5 11 55। अगर कटते हैं तो काट सकते हैं, बाकी ये कट नहीं रहे, तो यही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव था। दूसरा मेथड हमने देखा था कि भाई अगर हम क्या करते हैं, एलसीएम कुछ ऐसा माने, सॉरी नंबर ऐसा माने जो इनका एलसीएम हो, तो भी बात बनती है। तो इसी इक्वेशन में मैं 2 का 5 का और 6 का एलसीएम, जो कि कितना होता है 30, ये मान लेता हूँ डायरेक्ट बराबर, जो मैंने कहा है बार बार हमें मानना ही है। 30 मान लिया, तो जब आप इसको बराबर करोगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 30 कट जाएगा 15 पर, ठीक है, लिख ही देता हूँ चलो,
या साइड में कर लेते हैं भाई, 2 से क्या होगा, ये 30 कट जाएगा 15 पर, और फिर ये 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो 45 वैल्यू आ गई की। बी के केस में 5 से कट जाएगा 30 6 पर, और 7 गुणा 6 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, और तीसरे केस में 6 से कट जाएगा 30 कितने पर, 5 पर, तो 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 ये आ जाएगा 55। तो यही रेशियो आपका आएगा जो यहाँ बना है। क्यों आएगा, क्योंकि सेम प्रोसीजर है ना, समझने की बात है। यहाँ हम के मानते हैं, फिर के को काटते हैं, फिर नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, तो क्यों ना हम भिड़ते ही इन चीजों का एलसीएम ले, जो कि यहाँ पर ऊपर होती है हमेशा, ठीक है, यहाँ हमें वो ऊपर दिखते हैं, उनका एलसीएम मान लेते हैं, हमेशा मान लो उसका एलसीएम, इससे कैलकुलेशन बीट हो जाएगी, और ये अपने आप में एक तरीका बनेगा बड़े बड़े सवालों को सोल्व करने का, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आती है वहां ये चीज तरीका आपका कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। अब बात आती है क्या हम कोई और मेथड लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस हमें नहीं दिख रहे, ऑप्शंस नहीं दिख रहे इसलिए हमें दिक्कत है, वरना मैं क्या करता, अगर मुझे ऑप्शंस दिखते, जैसे कि मेरे पास आंसर है, तो मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि 2/3 A बराबर था 5/7 B। तो क्यों ना मैं यहाँ से A और B का रेशियो निकालता, A को यहीं रखा, B को मैं नीचे ले आया, है ना। तो इधर क्या रह गया था, राइट साइड में क्या है 5 अपॉन में था 7, इधर 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जार 15, 7 2 जार 14। तो ए और बी का रेशियो आना चाहिए 15 और 14, जो भी आंसर होता है उसमें देखो करके, तो इसको करके देखोगे 3 से काटोगे 15, 3 से काटोगे कितना आएगा 14, तो 15 14 रेशियो आपका आ जाता है ऐसे जो भी ऑप्शंस होते हैं उनमें। तो सिर्फ और सिर्फ एक रेशियोज को लेके आप क्या कर सकते हो, आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये आंसर सिर्फ ए और बी से वेरीफाई नहीं होगा, 4 ऑप्शन करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है 2 ऑप्शनों में सेम वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमें बाकी दूसरों में भी करके देखना पड़ता है, ठीक है भाई। तो 3-4 तरीके आपने देख लिए हैं सोल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको जरा हमें समझना पड़ेगा। देखिए ए अपॉन बी, पहले इसको सीधा लिखता हूं, ए अपॉन बी बराबर दिया है सी अपॉन डी बराबर दिया है ई अपॉन एफ, और ये सब बराबर दिया है के एक कांस्टेंट के, और आपसे पूछा है भाई 4 अपॉन ए, सॉरी 4a था, कि 4a प्लस 5c माइनस 9e, इसको डिवाइड करना है 4b प्लस 5d माइनस 9f से। तो आपसे पूछा इसका आंसर क्या आएगा, बेटा ध्यान से समझो, इधर ऊपर है ए सी ई, इधर ऊपर है ए सी ई, इधर नीचे है बी डी एफ, इधर नीचे है बी डी एफ, यहाँ वैल्यू सेम है, यहाँ वैल्यू सेम है, यहाँ वैल्यू सेम है। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है यही हमारा आंसर आ जाता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, सेम आंसर आ जाता है। बोला सर क्यों आ जाता है, मैथ से प्रूव करके दिखाओ, चलो तो करते हैं। देखिए तीनों चीजें क्या है, बराबर है, इसके एक के मैंने कहा था ये बेस है ना, ये बेसिक है, तो ये हमें क्या करना है, हमेशा इस के बराबर करना है। तो ए अपॉन बी को जब आपने के बराबर किया तो ए की वैल्यू आ गई आपकी बी इंटू के, लेकिन इसको जब इसके बराबर किया तो सी अपॉन डी बराबर हो गया के, तो सी की वैल्यू आ गई डी इंटू के। तीसरा ये इसके बराबर करेंगे तो ई अपॉन एफ बराबर है के, तो ई की वैल्यू आ गई आपकी एफ इंटू के। तो ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू ये और ई की वैल्यू ये, उठा के इन ऑप्शन में रख दो जिस इक्वेशन को हमें आंसर निकालना है। तो बेटा ए की जगह क्या रख दिया मैंने, बी के, सी के जगह क्या रख दिया, डी के माइनस 9, ई की जगह क्या रख दिया मैंने, एफ के, अपोन में क्या था 4b 5d और माइनस 9f। ऊपर वाली इक्वेशन में सब में से k कॉमन निकल सकता है, तो वो बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर रह गया 4b प्लस 5d माइनस 9f, k को मैंने बाहर निकाल लिया। नीचे था 4b प्लस 5d माइनस 9f। तो आप देखोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट गई, तो आंसर क्या आ गया आपका, k आ गया, जो कि हमने डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव तरीके होते हैं, लेकिन अगर हमें पेपर में अपनी स्पीड बनाए रखनी है तो ये चीजें थोड़ी सी फोकस करनी होगी कि यार अगर a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन ई, एफ बराबर किसी भी वैल्यू के है, और ये ए सी ई, यहाँ भी ए सी ई, नीचे क्या है बी डी एफ, नीचे भी क्या है बी डी एफ, और ये सब वैल्यूज क्या है सेम हो, तो हम डायरेक्ट ये जो आंसर आया सीधा सीधा रख सकते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स बन जाती है अपने आप। ट्रिक कुछ होती कुछ नहीं है, ट्रिक ध्यान रखना, टीचर्स ट्रिक ऐसे ही बनाते हैं सिर्फ कि वो सब्जेक्टिव सोल्व करते हैं, लास्ट स्टेप को उठा लेते हैं कि क्या बचा भाई, यही बचा, क्योंकि ये वैल्यूज ऐसे क्रॉस होके बराबर बराबर हो जाती है, और ये तभी होगा जब ये चीजें सेम होंगी, है ना, तभी ये आपस में कट पाएंगे, और इन्हीं से क्या बनती है, हमारी ट्रिक्स बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी बराबर है a अपॉन एफ इज इक्वल टू 2/3। तो अगर ये 2/3 है और नीचे आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि बताइए a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यार ए सी ई, हाँ जी ए सी ई, नीचे बी डी एफ, नीचे बी डी एफ, इनके साथ सबके साथ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 1 1 चल रही है सबके साथ, साइन में भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे सेम है। तो क्या होगा, बोले सर जो कांस्टेंट वैल्यू आंसर होगी वही आंसर आ जाना है। तो बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा 2/3। प्रूव करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2/3 कॉमन आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा 2/3b 2/3d, और यहाँ पर आएगा 2/3f, 2/3 कॉमन आ जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। सेम नीचे देखिए क्या दिया है, 2a प्लस 3c माइनस 5e अपॉन 2b प्लस 3d माइनस 5f। तो आपने देखा ऊपर ए सी ई था, नीचे बी डी एफ था, ए सी ई है, नीचे बी डी एफ है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स भी सेम है बिल्कुल, कोफिशिएंट्स जो है 2 2 प्लस का 3 3 माइनस का 5 5, तो बिल्कुल सेम कोफिशिएंट्स हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका 2/3 ही आ जाएगा इस सेकंड पार्ट का भी, ठीक है। तो अगर आपने ये पहचान कर ली कि हाँ भी क्वेश्चन में ऐसा हो, तो आंसर में ये चीजें चेक कर लेनी है, चेक करते ही फटाक से आंसर सेम हो जाता है, समय खराब नहीं करना है, वरना इसको सब्जेक्टिव करने में टाइम लगता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो ये थोड़ी सी चेंज हो गया चीजें, यहाँ पर आपके प्रोपोर्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से पहले एक चीज को समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगर हम ये कहते हैं कि दो चीजें हैं, और जैसे a अपॉन बी और एक चीज है c अपॉन डी, और ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे a और b की वैल्यू 1/2 है, c और d की वैल्यू है 3/6, तो ये दोनों क्या है, सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ तो मेरा यही आंसर आता है। तो जैसे 1/2, 3/6, 4 8, 5 10, 6 12, ये सब क्या है बेटा, ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब ये हमारा रेशियो था, इस रेशियो को अगर आपने 3 से गुणा कर दिया तो ये बन गया, 4 से कर दिया तो ये बन गया, 5 से कर दिया तो ये बन गया, और 6 से कर दिया तो ये बन गया। तो जब आप रेशियो को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाता है, वो जो बनता है वो क्या बनेगा, उसी रेशियो का प्रोपोर्शन बन जाता है ना। तो अब ये जो प्रोपोर्शन है इसमें एक खास बात होती है। तो हमने कहा कि यार ये दोनों चीजें क्या होंगी, जैसे 1/2 लिया और इधर से हमने 3/6 ले लिया, तो अगर मैं चाहूं तो ये दोनों क्या लिख सकता हूं, बराबर लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि काटूंगा तो ये बराबर ही आएगा, है ना। तो ये चीज क्या होती है, बराबर होती है। प्रोपोर्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और अगर इक्वल होते हैं और मैं आपको ये कहूं कि बेटा ये चार चीजें हैं, ये है a अपॉन बी, ये दिखाता है इक्वल को, और ये होता है c अपॉन डी, चारों इक्वल है। देखो जरा इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन, ये जो रेशियो होता है इसका मतलब है अपॉन, ये जो चार जो ऐसे बिंदियां बनती है इसको बोलते हैं इक्वल, फिर c और फिर रेशियो है तो ये अपॉन में d, है ना। तो ये चीज अगर बराबर हो, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, तो मेरा रेशियो ऐसे लिखा जाता है। और अगर ऐसे रेशियो लिखा जाएगा तो इसमें क्या होता है बेटा, चार प्रोपोर्शन बनते हैं, जरा देखेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये चार चीजें होती है, लेकिन ये तो चार है तब इनको ऐसे बोलेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। अगर ये चार चीजें ना हो तो, एक मिनट रुकेंगे जरा, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। तो देखिएगा जरा, ये था हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमने कहा कि अगर मान लो ये सब चीजें क्या है, अगर चारों चीजें हैं तब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। लेकिन होगा क्या कि आपको अगर मान लो सिर्फ दो वैल्यूज दिए, ये कहा कि a और b, है ना, तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालिए, मीन जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। तो बेटा दो वैल्यूज देकर अगर आपसे प्रोपोर्शन की बात करें तो आप कहोगे सर प्रोपोर्शन में तो चार चीजें होती है ABCD, यहाँ तो दो ही दिए, और पूछा क्या है, मीन। देखिए मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब ये a है और ये b है,
तो एवरेज इनके बीच में होता है, मीन इनके बीच में होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट और ये फोर्थ जो वैल्यू है ये दी होती है ना, दो वैल्यू दी है, तो ये क्या माननी है हमें, फर्स्ट और फोर्थ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड मेरे पास है ही नहीं, थर्ड मेरे पास है ही नहीं, है ना, और जो लास्ट वाला ये ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इनके बीच में मानेंगे, तभी तो मीन आएगा, है ना। तो इसको हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे कि ये क्या है x, और ये भी क्या मान लिया, सेम मानना पड़ेगा हमें x, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दो ही वैल्यू दी है और हम मान सिर्फ एक को ही सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, बीच वाले को मान लिया कि दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी, ठीक है। और इस तरीके से जब इसको लिखते हैं तो a अपॉन x बराबर x अपॉन b, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए बी, और इस तरफ से करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये स्क्वायर इस तरफ आता है तो अंडर रूट बन जाता है ए बी, और ये बन गया आपके पास फॉर्मूला कि जब भी आपसे कहे कि बेटा मीन प्रोपोर्शन बताओ, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट में जो भी दो वैल्यू दी है, ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो मीन प्रोपोर्शन कुछ भी हमने माना, जैसे कि x माना यहाँ, ये बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 1/4 और 1/b, ये किसकी वैल्यू थी, ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू थी, इनका क्या पूछा था, मीन प्रोपोर्शन। तो आप लिखोगे a की वैल्यू क्या है 1/4, b की वैल्यू क्या है 1/9, है ना, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये 1 आएगा, नीचे 4 9 are 36, और बाहर निकालेंगे तो 1, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/6 इसमें, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, मीन प्रोपोर्शन। तो क्या सर मीन प्रोपोर्शन होता है, नहीं होता है ना, मीन प्रोपोर्शन भी होता है, थर्ड प्रोपोर्शन भी होता है, लेकिन एक एक चीज करके, एक एक करके देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये बेस था कि 4 प्रोपोर्शन होते हैं, अब डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन में दिए। क्वेश्चन में 2 दिए थे और पूछा था मीन, तो हमें पता है मीन तो क्या आएगा, बीच में आएगा, तो यानी कि 2 मेरे पास है, इनको तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बीच वाले को ही रिपीट करना पड़ेगा मुझे, तो उसको 2 बार मान लिया सेम वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। देखिए 2 प्रोपोर्शन दिए और थर्ड पूछ लिया। अब हमें पता है यार थर्ड तो क्या आएगा, 2 अगर दिए उसके बाद आएगा थर्ड, तो मीन बीच में आता है, थर्ड बाद में आएगा, इनके बाद आएगा, क्योंकि आपको 2 वैल्यूज दी है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अब मुझे पता है कि यार वैल्यू तो ऐसे रखी जाती थी ना, ठीक है, और यहाँ तो आप कहोगे सर थर्ड तो यहाँ मान लो, लेकिन बेटा अगर मैं थर्ड को यहाँ मान लेता हूँ एक्स, तो समस्या ये होगी कि मैं इसको क्या मानूंगा फिर, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं मानते, हम क्या करेंगे, जो बीच वाली वैल्यू है इसी को रिपीट करते हैं हमेशा, तो बीच वाली को 2 बार लिख लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये दोनों मिलके सेकंड हो गए, और थर्ड क्या आ जाएगा मेरा, लेट कर लूंगा मैं एक्स। तो इस तरीके से जब मैं सोल्व करता हूं तो a अपॉन बी बराबर b अपॉन एक्स, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं ऊपर ले गया, ये इधर करेंगे तो b का स्क्वायर बन गया, a को मैं नीचे ले आया, तो ये बन जाता है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। कि अगर मुझसे किसी ने पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो जो भी 2 वैल्यू दी है उनमें जो बाद वाली होती है उसका स्क्वायर कर दो, और पहले वाली को ऐसे का ऐसा लिख दो, ये निकल जाता है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसमें देखते हैं b की वैल्यू थी 36, उसका स्क्वायर था, तो 2 बार लिख लो ना, स्क्वायर करो या 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, सेम बात है। और a की वैल्यू कितनी है 18, 18 से काट दिया, 18 2 36, 2 इंटू 36 कितना हो गया 72, ये आ गया मेरा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या किया, बोले सर a और b की वैल्यू दे रखी है, थर्ड वैल्यू मेरे को नहीं दी है ना, और मुझे कहता है कि रिपीट तो मैं हमेशा बीच वाली चीज को कर सकता हूं। अब इस बार तो थर्ड प्रोपोर्शन बाद में आएगा, तो 3 वैल्यू होगी a b और x, रिपीट करना है b वाले को, तो इस तरीके से हम b वाले को 2 बार लिखेंगे, तो वो इस तरीके से क्या होता है, नीचे और एक बार ऊपर आता है, और इससे क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा उस चीज का। तो ये फॉर्मूला भी आपको साथ साथ याद रखते चलना है कि अगर मीन प्रोपोर्शन पूछता है तो अंडर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो बाद वाले का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा फोर्थ प्रोपोर्शन, कितनी वैल्यू दी है, ए की दी है, बी की दी है और सी की दी है। बोला सर इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, हमारे पास तो ये होता था ए बी सी, और फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ आता था, इसको मैंने मान लिया एक्स, बिल्कुल सब कुछ फिट है ना, हर चीज मेरे पास है, तो ऐसे कैसे रख देते हैं कि ए अपॉन बी बराबर क्या आएगा, सी अपॉन में एक्स। अब आपको एक्स निकालना है, तो ए की जगह कितनी वैल्यू है 12, बी की जगह कितना है 16, सी की जगह कितना है 18, और मुझे निकालना है एक्स। तो इसको काट लेते हैं, 4 से काट दिया 3 पर, 4 से काट दिया 4 पर, ठीक है। x को उधर लेके जाएंगे ऊपर, तो x इज इक्वल टू ये 4 इधर चला जाता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 से कट गया 18 6 पर,
6 4 24 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया मेरा। आप ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा आप इसको काट लो, जैसे इसको आपने काटा तो ये कितना आया, 4 से काटा है, क्योंकि देखो ये वैल्यू सेम होती है, इधर होती है, और ये वैल्यू इधर होती है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि इसको काटा तो ये 3:4 आया, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, आंसर 3:4 आना चाहिए। यहाँ 18 है, 3 का 18 बन रखा है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई हो सकता है, और हो रखा है 3 6 18, तो यहाँ भी क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 4 24 डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे फोर्थ प्रोपोर्शन को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा है मीन प्रोपोर्शन, और ये मीन प्रोपोर्शन है तो ये किसकी वैल्यू है, ए, और ये होती है बी की। मीन प्रोपोर्शन इनके बीच में आता है, तो बीच में आता है तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी मीन प्रोपोर्शन के लिए, तो अंडर रूट 4 इंटू में ए करेंगे, 8 4 32। क्या कुछ बाहर निकलेगा, हाँ सर निकल सकता है, फैक्टर निकाल तोड़ लेते हैं इसके, 2 से काटा 16 पर, 2 से काटा 8 पर, 2 से काटा 4 पर, 2 से काटा 2 पर, और 2 से काटा 1 पर, है ना। तो क्या निकलेगा बाहर, जो जिसका पेयर बन जाएगा, तो 2 पेयर बन गए 2 के, तो आप कहोगे सर एक बार ये 2 निकल गया बाहर, एक बार ये 2 निकल गया बाहर, इसका कोई पेयर नहीं बचा, ये अंदर रह गया, तो 2 2 4 अंडर रह गया रूट 2, तो ये आपका आंसर आ गया मीन प्रोपोर्शन 4 अंडर रूट 2, या ऑप्शन में पाएगा रूट 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, मीन प्रोपोर्शन दो नंबरों का दे रखा है 24, मीन प्रोपोर्शन 24 है, तो बोला सर मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ए बी, और ये वैल्यू दे रखी है 24 के बराबर ना, मीन प्रोपोर्शन 24 के बराबर। इसको सोल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाए, रूट हट के इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, हमें नहीं पता, हम तो सीधा लिखेंगे 24 इंटू 24, है ना, पता हो तब भी मत लिखो, क्योंकि वो काटना ही है, इसमें क्यों खाऊंगा कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शन दिया है आपको कितना, 1536, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बोला सर तीन प्रोपोर्शन का, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब 2 नंबर होंगे, तीसरा आपने माना था, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या था, बीच वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में ए, और इसकी वैल्यू दी है 1536, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये सोल्व करने आनी चाहिए। तो सोल्व कैसे करेंगे, हम इसमें से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ऊपर है बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आएगी 24 इंटू 24, उसके नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, तो जब बी नीचे आएगा तो यहाँ तो नीचे से ऊपर पहुंच जाता है बी, इक्वल्स टू 1536, तो ऊपर बन गया बी का क्यूब बराबर 1536 इंटू में 24 इंटू 24, तो आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे, क्यों, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा क्यूब बन जाएगा जिसकी आपको पहचान भी नहीं होगी, ठीक है। सो इसके लिए सबसे सही क्या है, आप तोड़ लो, यहाँ तो पता चल रहा है 24 है, यहाँ से भी 24 निकल जाएगा कहीं ना कहीं, तो 1536 तो आप तोड़ोगे तो किसी से भी निकाल सकते हो वैसे तो, लेकिन मुझे पता है कि 24 शायद बनना चाहिए, तो मैं पहले ही क्या करता हूँ 4 से इसको करके देखता हूँ, 4 3 12, यहाँ बनेगा कितना 3 3, 4 8 32, 1 6, 4 4 16, अब 34 क्या बनेगा 4 इंटू 6 होता है, तो 6 से काट के देखते हैं, तो 6 से काटेंगे 6 6 36, 2 4, 6 4 24, अब मुझे पता है ये तो क्या होता है, ये तो 8 का क्यूब होता है ना, और ये क्या बन गया 6 4 24, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 24 इंटू 64 क्या था, तो चलो बाद में लिख लेंगे 64 क्या था ये तो, ठीक है। अब इधर क्या है क्यूब, तो आपको पता चला कि सर ये किस किस के क्यूब है, 24 के 3 पेयर बन गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो 24 बाहर आ जाएगा, और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब होता है, तो आंसर आ गया 24 इंटू 64, 24 इंटू 4 96, तो बी की वैल्यू आ गई 96 जो कि यहाँ है और यहाँ है। अब ए की वैल्यू कैसे आएगी, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 96 बराबर में 24 इंटू 24, तो 24 से काटेंगे ये जाएगा 4 पर, 4 से काट देंगे 6 पर, ए की वैल्यू आ गई 6, तो ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 96। क्या पेपर में ऐसे करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया कि वो चीजें अगर याद रहती है तो कैसे आप ये इक्वेशंस बना सकते हो, और कहीं ना कहीं नहीं भी आता हो तो क्वेश्चन को कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन अगर हमारे सामने आए तो हम दूसरा तरीका क्या अपनाएं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूं पहले, देखा भाई, तो अब दूसरा तरीका होता है कि हम सीधा सीधा ऑप्शंस को पकड़े, भाई मुझे नहीं पता वो नंबर्स क्या है, मैंने मान लिया यार ए और बी जो कि हमारे आंसर है, इन्हीं में दोनों क्या है ये नंबर्स है, उसने कहा मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, और ये दे रखा है
4। तो आप ये देखिए कि अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ए बी की वैल्यू आई थी 24, इधर स्क्वायर जाएगा तो 576 हो जाएगा। ठीक है, 24 का इधर ये इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा तो कितना आएगा 576। तो जब मुझे पता है कि ये आंसर क्या है, ये ए और बी की वैल्यूज है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 576 आना चाहिए। किस में आएगा? बोले सर यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 इंटू 0 0 बन जाएगी, ये आंसर नहीं होगा। 6 इंटू 6 6 आएगा यूनिट डिजिट पर, 8 6 जार 48 यूनिट डिजिट पर 8 आया, 8 0 जार 0 यूनिट डिजिट पर 0 आया। तो एक ही ऑप्शन था मेरा जिसमें यूनिट डिजिट पर 6 बन रहा था, यहीं से मेरा आंसर हो गया। बोला सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। ए और बी की वैल्यू यहाँ रख के देखो, जैसे 6 इंटू 96, 6 6 जार 36, 6 9 जार 54 और 3 576, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गई, यही मेरा आंसर था। ठीक है, अगर मैं दो ऑप्शनों में ऐसा हो जाता तो मैं थर्ड प्रपोर्शन को भी उठाता कि थर्ड प्रपोर्शन कितना आंसर आना चाहिए। तो थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर कितना 1536। तो बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 96 दो बार लिखा। ए की वैल्यू कितनी है 6 से काट दिया, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी इसमें, है ना। तो मेरा और वेरीफाई हो जाता है चीजें, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1536 ही आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को उठा के, जब ऑप्शंस होते हैं तो बहुत तरीके लग जाते हैं। और कोशिश करा करो जब प्रैक्टिस करो तो ऑप्शन वालों से ही करो, ताकि आपका ये भी अभ्यास रहे। या पहली बार प्रैक्टिस करते हो तो सब्जेक्टिव से करो, और जब उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो प्रैक्टिस सेट में कोशिश करा करो ऑप्शनों से उठाना सीखो। शुरुआत में समय लगेगा, बाद में चीजें अच्छे से आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऑप्शंस को ही उठाएंगे। मीन प्रोपोर्शन कहा है 2 नंबरों का 14, तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी बराबर दिया कितना 14, तो स्क्वायर कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ गई 196। जरा चेक करते हैं, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 6, तो इसकी जो करेंगे मल्टीप्लाई 4 8 5 जार 40 में यूनिट डिजिट बनेगी 0, तो ये ऑप्शन नहीं है। 6 0 जार 0, ये ऑप्शन भी नहीं है। 7 8 जार 56 ऑप्शन हो सकता है, 7 4 जार 28, कोई और ऑप्शन बना ही नहीं, 6 वाला सिर्फ यही ऑप्शन बन गया, यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई, मैच कर जाता तो मैं इस दूसरे वाले को भी देखता कि थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये कितना दे रखा है 112, बी की वैल्यू कितनी होगी, अब ये ऑप्शन से उठाता मैं, है ना। बी की वैल्यू क्या, जैसे सही आंसर हमारा आया था ये, तो इसको देखते हैं। बी की वैल्यू थी 28, स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया। ए की वैल्यू थी 7 से काट दिया, 7 4 जार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 जार 32, 4 2 जार 8 और 3 11, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए तो भैया मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। आपके साथ आपकी मेहनत को और बेहतर बनाने के लिए हम प्रयासरत है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज जो चीजें सीखी है, आज हमने दो प्रकार के क्वेश्चन कर लिए। एक तो प्रपोर्शन सीख लिए, मीन प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा था कि जब भी अगर चीजें ऐसे दे रखी हो इक्वल्स में, ठीक है, तो एक तो ये वाला इक्वल होता है, इससे रेशो कैसे निकाले, तो इसमें तो सीधा सीधा इनका एलसीएम यहाँ लेट कर लो के की जगह और उसको काट पीट लो। दूसरा सीखा कि अगर यही अटे बटे में आ जाए इक्वल के रूप में, ठीक है, अटे बटे में आ जाए 2/3 या कुछ भी लगा के, तो कैसे करें, तो भी ऊपर वालों का एलसीएम लो, सीधा कांस्टेंट मानो और फिर काटा पीटी मचा दो, ये आपकी सीधा सीधा रेशियो बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ बेसिक्स चल रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। अगली क्लास से कोशिश करेंगे आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आई जाए रेशियो प्रोपोर्शन की, है ना। वर्ड प्रॉब्लम में ये सब कुछ बेस बन जाएगा, बार बार रिपीट होगा। और वर्ड प्रॉब्लम को भी मैं कैटेगराइज करूंगा चीजों को, कैटेगरी का मतलब बनाऊंगा उनकी कैटेगरी, मतलब कि जैसे मैंने इनकम के क्वेश्चन एक बार उठा लिए, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में मिक्सचर वाले एक साथ उठा लिए। अब इसमें ये रहेगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको ये नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप धीरे आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। और क्वेश्चन का लेवल जो क्या होगा 10th लेवल से लेकर सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस वो इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए टाटा बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।